Hello guys, this is educator Simarjit Singh Chhabra and your warm welcome on my YouTube channel Study with Simar। आज का जो हमारा लेसन है वो क्लास 10 का सिविक्स का फर्स्ट लेसन है, पावर शेयरिंग। टर्म इटसेल्फ बता रहा है पावर शेयरिंग, मतलब पावर को शेयर करना। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अब किस तरीके से ये इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, मतलब इसको करने से क्या बेनिफिट है और नहीं करने से क्या नुकसान है। क्योंकि इसमें दो केसेस इस चैप्टर में हैं, जिसमें फर्स्ट केस के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पावर किया है तो उसका एडवांटेज है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आती है, और पावर शेयरिंग नहीं करने से कैसे वो कंट्री एक सिविल वॉर में पड़ जाती है। ठीक है, ये इसी लेसन को हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अगर ये लेसन आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे फर्दर आपको इस तरह की वीडियोस मिल पाए। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया जाता है। मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन करे कैसे, मतलब किस तरीके से पावर को बांटे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। पहले जब जैसे कि मोनार्कीज थी तो जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, वो जो पावर थी वो मोनार्क के हाथ में होती थी। अगर आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है, आप देखते हैं डेमोक्रेसी के कई फंडामेंटल है, जैसे कि सोवरेन होना, सेकुलर होना, वैसे पावर शेयरिंग भी उसका फंडामेंटल है। ठीक है, जो ज़रूरी है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी, जिससे वहाँ पे इक्वलिटी स्टैब्लिश हो पाए। अगर आप एक सेक्शन एक तबके को पावर दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट। जब लोगों के पास पावर नहीं तो लोगों की सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग तो बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये दो टर्म्स आती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसमें सारी पावर सिंगल अथॉरिटी के हाथ में होती है, और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसमें पावर को बांट दिया जाता है। तो पावर शेयरिंग कुछ नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पावर को बांटना है। मगर बांटे कैसे, सवाल है कि पावर को बांटा कैसे जाए। तो इसके कई पैटर्न्स हैं। आप उसको हॉरिजेंटल बांट सकते हो। हॉरिजेंटल का मतलब जो तीन ऑर्गन्स हैं उनको जो पावर है वो इक्वल मिलेगी। वर्टिकल मतलब दूसरा जो पैटर्न है वर्टिकल है, मतलब ऊपर वाले पैटर्न जो ऑर्गन है या जो ऊपर वाला लेवल है उसको ज़्यादा पावर मिलेगी। सेकंड जो सक्सेसिव है उसको कम मिलेगी, जो उसके बाद उसको और कम मिलेगी। तो इस तरीके से आप पावर शेयरिंग कर सकते हैं। इसके चार पैटर्न हैं। पहला हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्गन्स के बीच में होगा। ठीक है, जो ऑर्गन्स होंगे वो इक्वली पावरफुल होंगे। दूसरा जो पावर शेयरिंग का तरीका है वो वर्टिकल है। इसका मतलब अलग अलग लेवल्स के बीच में, जो अपर लेवल है उसको पावर ज़्यादा मिलेगी, जो उससे नीचे आ रहा है उसको थोड़ी और कम मिलेगी, और जो उससे कम नीचे आ रहा है उसको और कम मिलेगी। तो ये हुआ लेवल्स के बीच में। अब क्या होता है कि मैक्सिमम जो दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज है उनमें बहुत ऐसा रेयरली ऐसा मिलता है कि एक ही रीजन के और एक ही लैंग्वेज के लोग मिले। जनरली वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटीज़ के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। और क्लियर सी बात है, इसको लेके उनके बीच में डिस्प्यूट होना एक जायज़ बात है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हमको उनके बीच में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि जो लैंग्वेज, जो रिलीजन या जो एथनिसिटी मेजॉरिटी होगी, पावर उसके हाथ में होगी। डेमोक्रेसी में वो लार्ज नंबर में है, तो क्लियर सी बात है पावर गेन करेंगे। पावर गेन करके वो जो माइनॉरिटीज़ है उनको एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मेजॉरिटी कभी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट ना करे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा तरीका जो पैटर्न है पावर शेयरिंग का वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। चौथा जो पैटर्न है वो है प्रेशर ग्रुप का। प्रेशर ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप का है। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं वर्कर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के, जो कि गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट उनको कुछ पावर देती है जिससे कि वो उस सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम कर सके। मगर ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज़ देखने को मिलती है वो लगती है कोलिएशन, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज बहुत सारी है। ये रीजनल पार्टी जो आपकी नेशनल पार्टीज है उनको सपोर्ट देती है। बदले में ये जो नेशनल पार्टीज है वो उनको कुछ पावर देती है जिसका यूज़ वो अपने सेक्शन या अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और इस तरीके से वो मेन स्ट्रीम में करते हैं। तो ये कुछ पावर शेयरिंग के पैटर्न्स है, इनको हम पढ़ते हैं। तो पहला जो पावर शेयरिंग का पैटर्न है मैंने आपको बताया वो है आपका हॉरिजेंटल, दूसरा है वर्टिकल, फिर है आपका रिलीजन और लैंग्वेज ग्रुप्स के अंदर, और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में। ठीक है, कोलिएशन के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जब कई बार क्या होता है, जब सिंगल पार्टीज को किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पार्टी एक साथ आती है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इस तरीके से जो पावर गेन करते हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कोलिएशन का फंड है।
पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है आपका हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ऑर्गन्स के बीच में। हॉरिजेंटल का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये इक्वली पावरफुल है। ये जो तीन ऑर्गन है, इसमें पहला ऑर्गन जो होता है हर जगह वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर उस बॉडी को कहते हैं जो कि लॉ फॉर्म करती है, यानी लॉ मेकिंग बॉडी है। दूसरा जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव, ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इसमें कौन कौन आते हैं। और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी वो ऑर्गन है अगर कोई भी उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने का, उस लॉ को प्रोटेक्ट करने का, और जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको पनिश करने का काम जुडिशरी करती है। तो तीन ऑर्गन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तीन ऑर्गन्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है लेजिस्लेचर, दूसरा आ रहा है आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आ रहा है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो कि लॉ बना रहा है, लॉ मेकिंग बॉडी है। इसमें एमपीज और एमएलएज आते हैं। एग्जीक्यूटिव में परमानेंट भी होते हैं और पॉलिटिकल भी होते हैं। परमानेंट के अंदर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उसमें प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर्स आते हैं। और जो तीसरा ऑर्गन है वो आपका जुडिशरी है जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करता है और जो उसको फॉलो नहीं करते उनको पनिश करता है। इसमें हमारा जो पूरा कोर्ट सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। और ये पावर ये इंश्योर करता है किसी कोई तीनों पावर, ये तीनों ऑर्गन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम होता है। इसमें हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की जो पावर है उसको चेक करता है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, उसकी पावर को कंट्रोल करेगा। जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी की पावर कंट्रोल करेगा, और जो जुडिशरी है वो आपके लेजिस्लेचर की पावर कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से कोई भी एक ऑर्गन जो है वो सुप्रीमली पावरफुल नहीं है, या जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तीनों ऑर्गन इक्वली पावरफुल है। सेकंड जो पैटर्न है, सेकंड वे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये लेवल्स में होता है। जो ऊपर वाला लेवल होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। जो उसके बाद लेवल होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट, वो उससे थोड़ा कम पावरफुल होगा। और जो उसके बाद जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगी, वो उससे कम पावरफुल होगी। ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ दो ही ऑर्गन्स बने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। जो तीसरा जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये 1993 में ऐड किया गया था, ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए और लोकल इश्यूज़ को उसी लेवल पे रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उससे पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही जो लेवल थे, पहला था आपका यूनियन गवर्नमेंट और सेकंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरा आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, और इसी को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे। मैंने आपको बताया कि शायद ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले या एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जनरली जो हर एक कंट्री में मल्टी कम्युनिटी लोग रहते हैं, एटलीस्ट दो कम्युनिटीज देखने को मिलती है, उनके बीच डिस्प्यूट ना हो, इसलिए उनके बीच में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि क्लियर सी बात है, जो एक कम्युनिटी होगी वो मेजॉरिटी होगी और दूसरी माइनॉरिटी होगी। अगर मेजॉरिटी के पास पावर रहेगी तो क्लियर सी बात है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करेगी, जिससे जो माइनॉरिटी है उसका कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट होगी। ऐसा ना हो, क्योंकि यही जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये आगे जाके सिविल वॉर में तब्दील होते हैं, और सिविल वॉर से निकलना किसी देश के लिए बहुत मुश्किल होता है, और उसकी इकोनॉमी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम सब कुछ चौपट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है या पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो फोर्थ पैटर्न है वो है आपका पॉलिटिकल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में। मैंने आपको बता दिया ये प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि उस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको कुछ पावर दी जाती है जिससे कि वो उस तबके के लिए उस तबके के वेलफेयर के लिए काम करें। ये कॉन्सेप्ट आपको यूरोप में देखने को मिलता है, ये कॉन्सेप्ट आपके इंडिया में नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर है आपका जो कोलिशंस या पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम है कि जो रीजनल पार्टीज होती है वो नेशनल पार्टी को सपोर्ट करती है, बदले में नेशनल पार्टीज उनको कुछ मिनिस्ट्रीज या कुछ डिपार्टमेंट देती है, और जिससे वो उस पावर का यूज़ अपने सेक्शन के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पावर शेयरिंग के 4 पैटर्न्स हो गए। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके कुछ मॉरल रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया कि जो डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल्स है उसमें से एक ये है, ठीक है। और
इससे रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। इट फोकस ऑन द पावर शेयरिंग एज ए वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है। ओवरऑल जो मुद्दा है वो इतना सा है कि पावर शेयरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करती। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जब डेमोक्रेसी कह रहे हो, डेमो मतलब लोग, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट, जब सभी लोग इक्वल नहीं है, जब सबके पास इक्वल पावर नहीं है, तो आप डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हो? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए सब लोगों का इक्वल होना जरूरी है, और सब लोग तभी इक्वल होंगे जब सबके पास में इक्वल पावर्स होगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने आपको बताया कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स की मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल्जियम है कहाँ पे। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में लोकेटेड है। यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में बेल्जियम लोकेटेड है। काफ़ी छोटी कंट्री है, अप्रॉक्सीमेट इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लाइक द थाईलैंड, यूके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे हमारे यहाँ पे जो है स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट ना होकर वहाँ का मोनार्क है, ठीक है। बाकी वहाँ पे पार्लियामेंट्री रूल भी है। और हम इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसके अगर हम इसके नेबर्स देखते हो कि इसकी एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इसके नेबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इसकी खुद की कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि इंडिया की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हिंदी बोलती है। फ्रांस के अंदर फ्रेंच चलती है, चाइना में चाइनीज, जर्मनी में जर्मन। वैसे बेल्जियम की कोई खुद की लैंग्वेज नहीं है। बेल्जियम जो है वो बेसिकली जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो यहाँ के जो लोग हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ की लैंग्वेज बोलते हैं, और जो एरिया जिस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है वो वहाँ की लैंग्वेज ही यूज़ करता है। एक्चुअली बात ये थी कि जो बेल्जियम था वो छोटे छोटे किंगडम से डिवाइड था, पहले जैसे डचीज कहते थे। इनको कंसोलिडेट करके बेल्जियम बनाया गया। तो जिस पोर्शन में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ के लोग उसी लैंग्वेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरह से बेल्जियम के अंदर टोटल 3 लैंग्वेज बोली जाती है। पहली है फ्रेंच, दूसरी है डच, तो तीसरी है जर्मनी। और जो रीजन जिस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है वो उसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। सो अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये हमारा बेल्जियम है, ये बेल्जियम हुआ हमारा, ठीक है। इसके जो नॉर्थ पार्ट है इस साइड, वहाँ पे आपका नॉर्थ सी है। एग्जैक्ट नॉर्थ में इसके नीदरलैंड है। नीदरलैंड के अंदर डच लैंग्वेज बोली जाती है। दैट्स वाई बेल्जियम का जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, वहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे फ्लैंडर या फ्लैमिश रीजन कहा जाता है। ये जो पार्ट है वो जर्मनी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। जो सदर्न पार्ट है वो फ्रांस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो पोर्शन, मतलब जो रीजन बेल्जियम का जिस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वहाँ पे उसी लैंग्वेज का इम्पैक्ट है, और वही लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। ये लग्जमबर्ग है, और ये भी आपकी बेल्जियम की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। इसकी एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक है आपकी डच, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में बोली जाती है। जिस पार्ट में डच लैंग्वेज बोली जाती है उसे कहा जाता है फ्लैमिश रीजन या फिर फ्लैंडर रीजन, ठीक है। दूसरी है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि सदर्न पार्ट में बोली जाती है। इस रीजन को कहते हैं वलोनिया रीजन, ठीक है। और वलोनिया के अंदर ही कुछ छोटे टुकड़े में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ओवरऑल बेल्जियम की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन कंट्री, काफ़ी छोटी यूरोपियन कंट्री है, और अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, आई एक्सप्लेन, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है फ्लैंडर या फ्लैमिश रीजन। ये जो फ्लैमिश या फ्लैंडर रीजन है, यहाँ के लोग, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो डच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे लोग ही डच बोल रहे हैं, मगर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो डच लैंग्वेज बोलती है। और ओवरऑल जो आपका
बेल्जियम है, इसकी 59% जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है। इसका जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं वलून या वलोनिया रीजन, ठीक है। और यहाँ के लोग आपके फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड कुछ एक टुकड़ा जो इस तरफ है, यहाँ के लोग जर्मन स्पीकिंग है। इस तरीके से जो मतलब मैक्सिमम पोर्शन में जर्मन और इसमें वलोनिया रीजन में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 59% है। जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है। और 1% जो पॉपुलेशन है वो आपकी जर्मन स्पीकिंग है। तो आप देख सकते हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। 3 लैंग्वेजेस के अंदर वो बटा हुआ है। तो बेसिकली ये मुद्दा नहीं था। देखो जनरली कोई ना कोई और इशू होता है इसके साथ जुड़ा हुआ जो उसको ट्रिगर करता है। लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज के इशू कारण से वहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई थी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो ये बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिल रही है 1830 में, ठीक है। और इसके अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हो रही है वो हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 1950 से 60 के बीच में। तब तक यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि ना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके थे। कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 कम्युनिटीज या 2 लैंग्वेज जो है वो जो मेन ग्रुप्स है वो है, एक है डच स्पीकिंग और दूसरी है फ्रेंच स्पीकिंग। अब जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी है और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी है। ये 59% है और ये 40% है। मगर मुद्दे वाली बात ये थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ये ज़्यादा प्रॉस्परस और रिच थे और जो डच स्पीकिंग लोग थे वो लेस रिच थे और ये ज़्यादा रिच थे। और ये है इनके कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन। देखो कहीं पे भी अगर ऐसा ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जो लोग कम है वो रिच है, प्रॉस्परस है, और जो ज़्यादा है वो कम रिच है या उतने प्रॉस्परस नहीं है, तो उनके अंदर एक तरह से आप कह सकते हो जेलसी वाली फीलिंग आती है। ये सेम केस आपको देखने को मिलता है आपके जर्मनी में। जो ज्यूज थे वो कम थे मगर रिच और पावरफुल थे, ठीक है, एजुकेटेड थे। तो यहाँ पे भी ये सेम कंडीशन है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो कम है मगर रिच एंड पावरफुल है, ठीक है। और जो डच लोग हैं वो मेजॉरिटी में बट उतने रिच नहीं है, हर एक चीज़ का उनको रेट बेनिफिट मिल रहा है। तो उनको आप कह सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हर एक चीज़ का जो बेनिफिट है वो फ्रेंच लोगों को पहले मिल रहा था। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था एक इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में। मगर इन्होंने इस चीज़ को सुलझाया, ऐसा नहीं किया कि इसे कंटिन्यू रहने दिया या इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लग गया था कि अगर वो चाह रहे हैं, अगर वो कंट्री को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे हैं, तो इस इशू को जल्दी उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ओवरऑल उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 6 बार अमेंड किया। आप कहेंगे कि ये 4 टाइम था, बिल्कुल ये 4 टाइम है। 1990 यानी 2000 से पहले जो उन्होंने उसको आपकी जो बुक्स में लिखा है कि उसको अमेंड किया वो 4 टाइम ही है। तो 2000 से पहले उन्होंने 4 टाइम अमेंड किया और बाकी तो अमेंडमेंट है वो 2001 में और 2014 के अंदर आए, ठीक है, जिसका जिक्र आपकी बुक के अंदर नहीं है। तो ओवरऑल उन्होंने 6 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिससे कि पावर का इक्वल डिवीजन किया जा सके, ठीक है। और ओवरऑल वहाँ पे 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ये 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि ना कि जो वहाँ पे माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग, वो रिच और पावरफुल थे, और जो मेजॉरिटी थी डच स्पीकिंग वो थोड़े कम पावरफुल थे। एक तो उनके अंदर एक एंगर वाली फीलिंग थी क्योंकि हर एक चीज़ का जो बेनिफिट था वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे, जो रिच लोग थे, उनको ज़्यादा मिल रहा था। तो इसके कारण से वहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो रही है। एंड मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट जो था वो 1950-1960 तक अपनी पीक पे आ चुका था, और उन्होंने मतलब बेल्जियम गवर्नमेंट ने
1970 से 1993 तक 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। इसके बाद 2 बार और किया है, मगर आपकी जो बुक में जिक्र हुआ है वो ये 4 बार का हुआ है। तो उन्होंने 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए, कि जिससे कि दोनों कम्युनिटी के अंदर एक पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, वो 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। सो अगर हम बात करते हैं रीजन वाइज, तो उन्होंने गवर्नमेंट के 3 लेवल बनाए। एक तो हुई आपकी बेल्जियम की जो यूनियन गवर्नमेंट हुई, जो फेडरल गवर्नमेंट हुई, वो बेल्जियम की गवर्नमेंट हुई, और 2 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट नहीं, एक आप कह सकते हो रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है। तो एक तो हुई आपके फ्लैंडर या फ्लैमिश रीजन की गवर्नमेंट। ठीक है। और एक हुई आपके वलोनिया रीजन की गवर्नमेंट। 2 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किए, इसलिए कि वहाँ पे एक बाकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स उनका जो सिस्टम है वो है, मगर ये जो सिस्टम है ये वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाने में सक्सेसफुल रहा। वहाँ इसके कारण से वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है। मैंने आपको बताया कि 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहले तो है 3, जो फर्स्ट 3 लेवल है वो है रीजन के बेसिस पे। कौन कौन से? तो जो अपर पार्ट है, यहाँ पे बनी फ्लैमिश रीजन, ये फ्लैमिश रीजन है। ठीक है। और यहाँ पे जो इस पोर्शन के अंदर फ्लैमिश गवर्नमेंट बनी। ठीक है। ये एक रीजनल गवर्नमेंट थी जो कि वहाँ के रीजनल इश्यूज को डील करती थी। ठीक है। नीचे बनी वलून रीजन, जो वलोनिया है वहाँ की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी। ठीक है। और ये आपका ब्रुसेल्स है जो वहाँ की कैपिटल है, इसकी एक अलग गवर्नमेंट है। ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ब्रुसेल्स से डील करती है। और जो 2 रीजन्स हैं, ये जो फर्दर जो रीजन्स है, 5 आगे प्रोविंसेस में डिवाइड है। ठीक है। एक जो अपर रीजन है वो आपका फ्लैमिश रीजन है, एक उसकी गवर्नमेंट है, एक वलोन रीजन है, उसकी अलग गवर्नमेंट है। और इसके अलावा उन्होंने जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज थे, देखो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो आपके मेजर इश्यूज डील कर रही है, जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है। ठीक है। वो जो वहाँ की मेन इश्यूज है, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, डिफेंस, ये सब वही डील कर रही है। जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो फ्लैमिश गवर्नमेंट है या फिर जो आपकी वलोनियन गवर्नमेंट है, वो वहाँ की प्रॉपर्टी और जो स्टेट, जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है वो है। मगर हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो लेस पावरफुल है। मगर यहाँ पे ये तीनों गवर्नमेंट इक्वली पावरफुल थी। बट हाँ, माना कि ये इसके पास इश्यूज ज़्यादा थे। मतलब बेल्जियम की जो ब्रुसेल्स गवर्नमेंट है, इनके पास में 90% रेवेन्यू था, मगर पावर वाइज ये ऑलमोस्ट इक्वल थे। ठीक है। और जो कम्युनिटी रिलेटेड या लैंग्वेज या जो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज थे, वो इन्होंने दे दिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को, और एक नई तरह की गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म करी जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे इसमें जो रीजनल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बट एक यूनिक चीज जो लेके आए थे वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। तीनों जो कम्युनिटीज थी, कौन कौन सी? डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। इन तीनों की अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी। ठीक है। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, यानी कि जो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन रिलेटेड मुद्दों को डील करती थी। और बाकी जो इश्यूज है वो आपकी बेल्जियम की गवर्नमेंट या फिर वलोनियन गवर्नमेंट डील करती थी। अब जो बेल्जियम गवर्नमेंट थी, इसके अंदर भी जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे, और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, ये इक्वल थे, एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसी भी लैंग्वेज का हो सकता था, बाकी रेस्ट ऑफ जो मिनिस्टर्स थे इनके नंबर इक्वल थे। फिर मैंने आपको अकोमोडेशन बता दिया कि उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स करे, जैसे कि एक स्टेबिलिटी वहाँ लाई जा सके। वो जो रिफॉर्म्स थे वो ये थे कि मैंने आपको बताया कि 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, और इस तरह से किया कि ये जो पावर है वो दोनों में इक्वली बच जाए। 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ब्रुसेल से डील करती है, और क्या नाम है, जो रीजनल गवर्नमेंट है उसमें एक आ गई आपकी जो अपर पार्ट है फ्लैमिश या फिर फ्लैंडर रीजन, उसकी रीजनल गवर्नमेंट है, और एक जो सदर्न पार्ट है वेलोनिया, उसकी रीजनल गवर्नमेंट है। और साथ साथ में जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज थे उसके लिए उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई, जो कि 3 लेवल से या 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फ्रेंच, जर्मन और डच स्पीकिंग। इनकी तीनों की जो अलग से गवर्नमेंट थी, और ये उनके
जो लैंग्वेज और जो कल्चर रिलेटेड इश्यूज थे उसको डील करती थी। ये वही है कि जो उनके की एलिमेंट थे इनके मॉडल के, वो ये थे कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसके अंदर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल थे। मैनी पावर जो पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। मैंने बताया ना, इसमें यहाँ पे हमारी तरह नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इक्वली पावरफुल थी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आई भले अब आप किसी भी रीजन में रह रहे हो, ठीक है, मगर वहाँ के जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, जो वहाँ की लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ही डील करेगी। भले आप वलून रीजन में रह रहे हो, भले आप फ्लैमिश रीजन में रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के जो कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज है वो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट ही डील करेगी, ठीक है। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं इसका। तो बेल्जियम की हम बात करें, बेल्जियम इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है और बेल्जियम एक मल्टी लैंग्विस्टिक कंट्री है जहाँ पे 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला है डच, दूसरी है फ्रेंच और तीसरी है जर्मन, ठीक है। जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो 59% है और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो 40% है और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो 1% है। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो ज़्यादा रिच और प्रॉस्परस है, जिससे जो डच स्पीकिंग लोग थे वो काफ़ी जेलस थे। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ 1950-60s के बीच में। इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक मॉडल लेके आए जिसके अंदर उन्होंने पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया और 6 लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। एक थी आपकी ब्रुसेल्स की जो फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट थी। दोनों रीजन जो थे वलोनिया और फ्लैमिश, उनके लिए उन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाई और साथ साथ में कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ को डील करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। 3 गवर्नमेंट्स, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उसके लिए फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच लैंग्वेज की गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट्स बनाई, फ्रेंच, जर्मन और डच। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो उनकी कम्युनिटी, लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन रिलेटेड मुद्दों को डील करती थी, भले आप किसी भी रीजन में रह रहे हो। तो दैट्स इट, ये यहाँ पे चैप्टर ओवर हो रहा है, मतलब ये इसका ये वाला पार्ट ओवर हो रहा है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और जो फर्दर पार्ट है वो जल्दी इसका अपलोड हो जाएगा। दैट्स इट, गुड बाय।